चलिए शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की। और सबसे पहले बात सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की। आज दूसरा दिन है। बीआरडी अस्पताल कॉलेज में अधिकारियों से आज उनकी मुलाकात होगी। दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोरोना से संबंधित मामलों का निरीक्षण करेंगे। संत महंत सहित स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है। तो मुख्यमंत्री अब एक्शन में हैं और जिलेवार दौरे उनके शुरू हो गए हैं। गोरखपुर में आज दूसरा दिन है उनके दौरे का। दोपहर के बाद वो अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। संत महंत और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। तो कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण भी हो सकता है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है आज। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों से मुलाकात होगी उनकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मुख्यमंत्री आज। और अब बड़ी खबर, 17 मई तक पूरे उत्तर प्रदेश में लागू रहेगा कोविड कोरोना कर्फ्यू। और आज सुबह 7 बजे खत्म होना था ये कोविड कर्फ्यू, लेकिन इसे एक्सटेंड यानी बढ़ा दिया गया है। संक्रमण को देखते हुए 7 दिनों का इसमें जो है इसको बढ़ा दिया गया है। 17 मई तक पूरे प्रदेश में अब पाबंदियां जारी रहेंगी। बाद सुबह समाप्त होना था कोविड कर्फ्यू को, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और कोविड कर्फ्यू का फायदा देखते हुए उसका आंकड़ों में अच्छा असर देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया। 17 मई तक अब प्रदेश में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रयागराज में कर्फ्यू तोड़कर आधी रात को बीच सड़क पर कार की बोनट पर बर्थडे का केक काटना बीजेपी के पार्षद को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी बीजेपी पार्षद और साथियों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया बल्कि पार्षद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर की। बीजेपी पार्षद अनूप मिश्रा ने 2 दिन पहले अपने साथी गौरव मिश्रा का बर्थडे 20 साल पर मनाया और जश्न को अपने फेसबुक पेज पर लाइव किया। फेसबुक पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर पुलिस ने पार्षद समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, ये हैं आपके जनप्रतिनिधि, पार्षद हैं, लेकिन जो सामान्य ज्ञान है महामारी का वो भी नहीं है। और ऐसे लोगों को चुनकर आपने भले गलती कर दी, लेकिन पुलिस ने गलती एकदम नहीं की। इनको वहां पहुंचा दिया है जहां इनको रहना था। इसमें आप लोगों को पता है कि इसमें आपदा चल रही है कोरोना की। इसके दृष्टिगत अगर कोई भी व्यक्ति उनके निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो उससे अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। और अभियोग पंजीकृत अदर सुइया में किया गया और सभासद थे, इन्होंने इस तरह के कानून को तोड़ा तो उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उन्हें नोटिस तामीला कराई गई। अब इसका तो खैर विवेचना से पता चलेगा, विशेष जानकारी और लेनी पड़ेगी। तो जो गलती पार्षद ने की है वो आप मत कीजिएगा। और इतना ही नहीं, मॉर्निंग वॉक पर जो निकलते हैं बहाने से उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त है, निर्देश साफ हैं। चलिए पूर्वांचल की जो खबरें हैं फटाफट अंदाज देख लें। चलो शुरुआत करते हैं। भदोही में पंचायत चुनाव में प्रधानी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की मौत के बाद 3 जगह प्रधानी चुनाव दोबारा करवाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग करवाई गई। वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर फिर धज्जियां उड़ी। गाजीपुर में लॉकडाउन और बढ़ते संक्रमण के बीच लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। इस दौरान बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की कोशिश की जा रही है। कुशीनगर में कोविड की जांच पर बीजेपी के विधायक ने सवाल उठाए और उन्होंने ट्विटर पर सीएम को टैग करके अपनी समस्या रखी। विधायक का कहना है कि बिना जांच किए फर्जी रिपोर्ट दी गई है। संत कबीर नगर में धूल भरी आंधी के बाद जमकर बारिश हुई। तेज आंधी की वजह से पेड़, बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश की वजह से कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। सिद्धार्थनगर में एसओजी सर्विलांस टीम और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मुठभेड़ के बाद 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथ ही लुटेरों के पास से कार, 2 बाइक, चाकू, जिंदा बम बरामद किया। मऊ में सिरफिरे आशिक ने पानी की टंकी से छलांग लगा दी। युवक ने एक निजी अस्पताल के कैंपस में बने पानी टंकी से जान देने की कोशिश की। लड़की भी इसी अस्पताल में काम करती है। गोंडा में अज्ञात कारणों से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। 2 सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आग ने भयावह रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
चंदौली में 12 साल के बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। तो पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर कोरोना से जुड़ी। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 23,333 नए केसेस आए हैं, जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या यानी कि संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या 34,636 रही। प्रदेश में 24 घंटे में 296 कोविड पॉजिटिव की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में अब तक 15,464 कोविड पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। और एक्टिव केसेस की बात करें 2,33,981 है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब कोरोना कर्फ्यू को 17 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी मियाद 10 मई तक थी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जब संक्रमण बढ़ने लगा तो पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर वीकेंड लॉकडाउन किया, और जब थोड़ा सुधार हुआ तो सरकार ने ये कदम उठाया कि कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में लगाया जाए। इस कोरोना कर्फ्यू का सकारात्मक असर भी हुआ है, इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। दरअसल 30 अप्रैल से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में जो सक्रिय मामले थे उनमें 77,000 की कमी आई है, और यही वजह बनी है कि अब इस कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामले 3 लाख से काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन आज उनकी संख्या घटकर 2,33,000 के आसपास ही रह गई है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो पूरे यूपी में 23,333 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में जो रिकवरी है वो 34,600 से ज़्यादा है। दरअसल जिस तरीके से ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका भी ये असर माना जा रहा है। साथ ही साथ अब लोग भी कहीं ना कहीं जब घर से निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, और भीड़ में जाने से हर कोई बच रहा है। इसीलिए ये फैसला लिया गया कि पूरे प्रदेश में 17 मई तक अब ये कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, और बीच में इसकी समीक्षा होगी। अगर बेहतर परिणाम सामने आते रहेंगे तो हो सकता है कि इसे और भी आगे कंटिन्यू किया जाए। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो देखिए ये स्थितियां हैं, लगातार केस जरूर घट रहे हैं, संक्रमण के मामले अब 23,333 तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी स्थितियां अगर बात करें, व्यवस्था की बात करें तो बहुत सुधरी नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जाएगा कि लॉकडाउन का जो सकारात्मक असर था, कोरोना कर्फ्यू का जो सकारात्मक असर था, वो दिख रहा है। और आज से प्रदेश के 18 जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को कोविड वैक्सीन लगेगी। आज से 11 और जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, और इससे पहले 7 जिलों में वैक्सीन लगाई जा रही थी। यूपी को वैक्सीन की 1.5 लाख और डोज मिल गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच चुकी है, जो वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने का काम करेगी। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज यूपी को मिली है। यूपी सरकार ने दोनों वैक्सीन का 50-50 लाख का ऑर्डर दिया था, हालांकि अभी केवल 3.5 लाख डोज ही मिल पाई। तो आज से 18 से 44 साल से उम्र के लिए जो वैक्सीनेशन होना है उसकी कई जिलों में शुरुआत होने जा रही है। 18 जिलों में आज से अभियान शुरू होगा। आप अपना करते हैं। तो वैक्सीन से ही कोरोना हारेगा, ये बात तो खुद एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, और ऐसे में सभी वैक्सीन लगाने के लिए आगे आए, ये भी आह्वान किया गया। लेकिन सवाल ये है कि जो वैक्सीन है उसकी कमी है अभी भी, और वैक्सीन की जितनी डिमांड है उतनी वैक्सीन मिल नहीं पा रहे हैं। 1 करोड़ की डिमांड रखी गई तो अभी तक 3.5 लाख के आसपास है, और कुछ और खेप अभी आए हैं। और जब वैक्सीन नहीं मिलती दिखी तो ऐसे में ग्लोबल टेंडर का जो प्रोसेस है वो भी आगे बढ़ाया गया है। तो आज से अभियान की शुरुआत, 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगनी है आज भी। और हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। शैलेश, कितनी तैयारियां हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? लखनऊ की बात करें, कितने सेंटर्स हैं जहां पर ये वैक्सीन लगनी है, और कितनी वैक्सीन इस वक्त उत्तर प्रदेश के पास अवेलेबल है?
राजीव, देखिए प्रदेश अगर हम बात करें पूरे प्रदेश की, तो प्रदेश में 1.5 लाख वैक्सीन पहले आई थी, जिसमें से 1 हफ्ता वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया 18 से 44 साल के लिए। और इसके बाद में अभी परसों की अगर बात करें तो 3.5 लाख वैक्सीन मिली है कोविशील्ड की, जिससे इस अभियान को आज से फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है। और फ़र्क ये है कि पिछले हफ्ते तक सिर्फ 7 जिलों में वैक्सीन लगाई जा रही थी 18 से 44 साल में, लेकिन आज से प्रदेश के 18 जिले, जिनमें 17 नगर निगम है और 1 नोएडा, इन 18 जगह पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा। इसमें देखिए एक खास बात यह भी है कि जो 7 जिले पहले से जहाँ पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम था, क्योंकि अब वैक्सीन और मिल चुकी है, ऐसे में वहाँ पर जो कोटा था एक दिन का, वो भी बढ़ाया गया। जैसे लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पिछले हफ्ते तक 3200 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, कोटा था, लेकिन आज से ये 4000 हो गया, यानी लखनऊ में 4000 लोगों को आज वैक्सीन लगाई जानी है। इसी तरह प्रदेश के 5 जिले हैं जहाँ पर 4000 लोगों का कोटा रखा गया है, कानपुर भी इसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन दी जा रही है अब वो दी जा रही है प्रयागराज को। प्रयागराज में पिछले हफ्ते 3000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, लेकिन आज से प्रयागराज में प्रतिदिन 4600 लोगों के लिए वैक्सीन भेजी गई है, कोटा भेजा गया है। उसके पीछे वहाँ की जो आबादी है उसको भी एक वजह बताया गया है कि आबादी ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन मिल सके। जो सबसे कम वैक्सीन आज लगेगी वो लगेगी झांसी में, 2000 लोग हैं जिनके लिए वैक्सीन वहाँ पर दी गई है। और ये पूरा जो कार्यक्रम है, देखिए 1 हफ्ते का कार्यक्रम बनाया गया है, शनिवार तक का। सिर्फ 10 मिनट के लिए पोर्टल खुलता है और 10 मिनट में सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। और अब अगले संडे को फिर से पोर्टल खोला जाएगा और उसके अगले हफ्ते के लिए इसमें आवेदन लिए जाएंगे। अगर हम बैकअप की बात करते हैं तो देखिए कल ही 1.5 लाख वैक्सीन और मिली उत्तर प्रदेश को, कोवैक्सीन की, यानी भारत बिल्कुल। एक तरफ तो वैक्सीन की चुनौती चैलेंज है, लेकिन सवाल ये है कि व्यवस्थाएं किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए संक्रमण तो बढ़ ही रहा है, 23,000 मामले उत्तर प्रदेश में आ ही रहे हैं। और सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति यह है कि अभी तीसरा स्ट्रेन भी आना है, तो ऐसे में संक्रमण भले ही घट गए, पर व्यवस्थाओं की रफ्तार रोकी गई तो और बड़ी दिक्कत आएगी। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज से देखिए वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो 2 चीज़ें की जा रही हैं व्यवस्थाओं के तौर पर। एक तो 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनका जो वैक्सीनेशन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरा जो अहम बदलाव आज से वो ये कि जो 45 साल और उससे ऊपर के लोग हैं उनके लिए आज से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, यानी ऐसा नहीं कि वो घर से निकले, वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे, रजिस्ट्रेशन कराए और वैक्सीन लगवा ली। ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है। आज से 45 साल के ऊपर सिर्फ उन लोगों को ही वैक्सीन की पहली डोज, मैं फिर से एक बार कहूँगा आदेश, पहली डोज जो लोग लगवाने जा रहे हैं आज, वो सिर्फ उनको लगेगी जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया, यानी जो व्यवस्था 18 से 44 में वही 45 बिल्कुल वही 45 के लिए है। और शुक्रिया आपका शैलेश जानकारी के लिए। और खबरें यहाँ तक भी आ रही हैं कि सरकार ने भी निर्देश दिया है कि जो दूसरी डोज जो लोग ले रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि जो दायरा है सुरक्षा का उसको बढ़ाना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं अवध की खबरों का सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। सपा सांसद आजम खान को इलाज के लिए लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल लाया गया और कोविड पॉजिटिव आजम खान की तबीयत खराब होने के बाद पूरी सुरक्षा के बीच मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अमेठी के 3 गांव में रिवोटिंग संपन्न हो गई है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की मौत के बाद दोबारा मतदान हुआ, जिसमें तकरीबन 74% वोट पड़े। सुल्तानपुर के बाहुबली यशवंत सिंह उर्फ मोनू की जमानत गई। महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने मोनू समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं आर्म्स एक्ट में मोनू के 2 ड्राइवर को दीवानी न्यायालय भेजा गया है। फतेहपुर में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और भीड़भाड़ वाली जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। एसपी राजेश कुमार का कहना है कि जिले के सभी इलाकों में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। कौशाम्बी के 5 ग्राम पंचायतों में फिर से मतदान करवा गया और इस दौरान वोटर्स में कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिला। कई जगहों पर बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रतापगढ़ में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पिता की हत्या के आरोप में बड़े बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गंगा सवेरा देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या रहने वाला है खास, अब बताते हैं आप। तो चलिए पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा जो है उसका दूसरा दिन है। बीआरडी अस्पताल कॉलेज में अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और कोरोना से संबंधित मामलों का निरीक्षण करेंगे। अयोध्या के जो संत महंत हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है, स्थानीय लोगों से मुलाकात हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि आज प्रदेश के 18 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है। 18 से 44 साल के लोगों को कोविड वैक्सीन लगेगी और आज से 11 और जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। इससे पहले 7 जिलों में वैक्सीन लगाई जा रही थी। यूपी को वैक्सीन की 1.5 लाख और डोज मिल गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा खास जाना, अपने बात कर लेते हैं उत्तराखंड के। सीएम तीरथ सिंह रावत का हल्द्वानी का दौरा। आज 12:30 बजे दोपहर हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम। यहां पर डीआरडीओ कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने वाले हैं। दरअसल हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में ये हॉस्पिटल बन रहा है। सेना के जवान इस हॉस्पिटल को तैयार कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविशील्ड टीके की 1 लाख खुराकों की जो पहली खेप है वो उत्तराखंड पहुंच चुकी है और ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान आज से तेज होगा। जो रजिस्टर करवा चुके हैं वो वैक्सीन उनको लगने वाली है। तो यूपी उत्तराखंड में क्या खास रहा वो आपने जाना। चलिए कुछ और अहम खबरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने सपा नेता के भाई की अंधाधुंध गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मृतक के शव को कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले मृतक के भतीजे की भी हत्या करके बदमाश फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाइक सवार 3 बदमाशों की तलाश की जा रही है और बताया जा रहा है कि महेश भाटी के भाई दिनेश भाटी की कार को हाथ देकर बदमाशों ने रुकवाया और उसके बाद एक के बाद एक कई गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, फरार हो गए। और ये घटना एक चीज़ और बताती है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और किसी भी तरीके से कोई अनजान आपको हाथ देता है तो आपको नहीं रुकना चाहिए, आपकी कोई किसी से अदावत हो या ना हो। शामली में अवैध संबंधों के शक में पति पत्नी में कई दिनों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पहले भी कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ था। दरअसल पत्नी को शक था कि पति का किसी महिला से अवैध संबंध है। विवाद के बाद पति ने परिजनों पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया। आरोप है कि पत्नी को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई। हालांकि फायरिंग में पत्नी और परिवार वाले बाल-बाल बच गए। जिसके बाद मामले की सूचना परिजनों ने पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने आरोपी पति को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बरेली की। बरेली में बिना मास्क लगाए गांव में गए एक पुलिस वाले का ग्रामीण ने वीडियो बनाया तो पुलिस वाले ने ग्रामीण के मोबाइल में हाथ मार दिया। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने सिपाही को तत्काल लाइन हाजिर करते हुए मास्क नहीं पहनने पर 1000 का जुर्माना भी लगाया। देखिए अभी उतरा हूँ, गाड़ी पे छूटा है मेरा मास्क। गाड़ी पे छूटा है मेरा मास्क। अभी गाड़ी पे छूटा, मास्क लगा के आया। बीमारी फैलाने के चक्कर में क्या सर आपका मास्क कहाँ है? मास्क मेरा मास्क अभी 9 मई 2021 को थाना सीसगढ़ में TRB 118 पर एक आरक्षी सुशील कुमार सिंह कोई इवेंट अटेंड करने के लिए गांव में गए थे, जहां पर उनके द्वारा मास्क नहीं पहना हुआ था। इस संदर्भ में ग्रामीण द्वारा उनका वीडियो बनाया गया तथा उनके द्वारा मास्क न पहनने पर आपत्ति की गई। इसके संदर्भ में उक्त आरक्षी के द्वारा उक्त व्यक्ति का मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। क्योंकि ये मास्क न पहनना और मोबाइल छीनना पुलिस विभाग की गरिमा के प्रतिकूल है, लिहाजा एसएसपी महोदय के द्वारा उक्त आरक्षी को लाइन हाजिर कर दिया है तथा बिना मास्क के 1000 रुपये का जुर्माना किया गया है। तो 1000 रुपये का जुर्माना और लाइन हाजिर कर दिया गया पुलिस के जवान को। अब एक बहुत छोटा सा फौरन हाजिर होते हैं।